हमने पर्यावरण के इस अध्ययन में कल जो चर्चा की थी वो सामान्य तथ्यों के बारे में चर्चा की थी और सामान्य तथ्य भारत की जनसंख्या से रिलेटेड थे। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे देश की कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हमारे देश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं और उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले चंबल परियोजना। चंबल परियोजना नाम से ही विदित होता है कि यह परियोजना चंबल नदी पर बनी है। चंबल नदी के बारे में आप जानते हैं कि जो चंबल नदी है वो हमारे इंदौर की जानपाव की पहाड़ियों से निकलती है और ये इंदौर से निकलती हुई ये आगे बहती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में कोटा होती हुई ये आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उत्तर प्रदेश में जाके आगे चल के यमुना में मिल जाती है। तो ये जो रूट है, फ्लो रूट है, वो हमारी चंबल नदी का है। हमारी चंबल नदी पर एक बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं और कुछ बनाई गई हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से चंबल घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। जैसे गांधी सागर बांध बना हुआ है मंदसौर में, तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। ऐसे ही कोटा बैराज बांध बना हुआ है राजस्थान में, ये चंबल घाटी के बड़े बांध हैं। जवाहरलाल नेहरू परियोजना इस पे चल रही है। तो ये तमाम प्रकार की परियोजनाएं चंबल नदी पर चलाई जा रही हैं और इनका उद्देश्य है सिंचाई और विद्युत का निर्माण करना। सिंचाई और विद्युत का निर्माण करना, इससे दो राज्य सीधे सीधे लाभान्वित होते हैं, एक मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान। दूसरी हमारी है गंगा सागर परियोजना, चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। झांसी के पास में माता टीला परियोजना बनाई गई है। माता टीला एक बांध है जो मिट्टी का बनाया गया है, बहुत बड़ा बांध है बेतवा नदी पर। इसके बाद है बरगी परियोजना है, ये मध्य प्रदेश की है, बरगी नदी पर है। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव मध्य प्रदेश। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। ये सोन नदी अमरकंटक से निकलती है जहां से नर्मदा निकलती है, वहीं से ये सोन नदी निकलती है और ये सोन नदी वहां से निकलकर उत्तर की दिशा में फ्लो होती है और बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये सोन नदी है। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना बनाई गई है जिसे 3 राज्य लाभान्वित होते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, इससे मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं और नर्मदा परियोजना पर ही आपका नाम है सरदार सरोवर परियोजना का। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, इसको सबसे बड़ा बांध बताया जा रहा है और इससे 4 राज्य लाभान्वित होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। और ये सरदार सरोवर बांध परियोजना को लेकर बहुत सारी रुकावटें भी आई। रुकावट इसलिए आई है क्योंकि इतना बड़ा बांध है कि वहां से गांव के गांव, सैकड़ों गांव खाली करने पड़े और वो जो गांव जो थे आदिवासी बेल्ट था जो, तो वो गांव के जो लोग निकाले गए हैं उनका ठीक से पुनर्वास नहीं हो पाया है। इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर जैसी महिलाओं के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आ रहे हैं, कुछ आंदोलनकारियों के फैसले आ रहे हैं, कुछ सरकार के फैसले आ रहे हैं। कुल मिला के एनकेन इसकी हाइट को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। कहना ये था कि अगर इसकी हाइट जितनी ऊंची हम बनाना चाह रहे थे उतनी अगर हाइट हो गई, बाय द वे फ्यूचर में कभी ये ब्रेक हो गया, टूट गया, तो आसपास के हजारों गांव डूब जाएंगे, इतना पानी इसमें इकट्ठा होगा। तो इसकी हाइट को कम लेकर आंदोलन चल रहा था। और दूसरा आंदोलन का कारण था पुनर्वास। जो लोग विस्थापित किए गए हैं उनको उतनी जमीन दी जाए और उनको रहने के लिए घर बना के दिया जाए और उनके जीवन यापन के लिए उनको कुछ आर्थिक मदद की जाए, इन्हें उनका ठीक से पुनर्वास किया जाए। ये लड़ाई चल रही है सरदार सरोवर बांध के ऊपर। अब वर्तमान में मैं बताऊं कि वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है और सरदार सरोवर बांध परियोजना पर बिजली बनाने का काम प्रारंभ भी हो चुका है। तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना ये है।
राणा प्रताप सागर, जैसे मैं चंबल के भी बारे में बात कर रहा था, राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ है, सागर परियोजना है। जवाहर सागर परियोजना चंबल पे मैं बोल रहा था, ये राजस्थान में है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। ये ब्यास नदी है वो उत्तर की नदियों में, जहां हम उत्तर की सबसे बड़ी नदियों में सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सिंधु नदी है वो तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, वहां से निकल के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर से ये पाकिस्तान में चली जाती है। लेकिन इसकी बड़ी सहायक नदियों में ब्यास नदी का नाम आता है। जैसे सिंधु नदी की बड़ी नदियों में ब्यास आती है, सतलुज आती है ना, और आपकी इसके अलावा और भी 5 नदियां हैं जिनके नाम मैं अभी बताऊंगा आपको, वो इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें मैं अभी फिलहाल ब्यास की बात कर रहा हूँ। तो ब्यास परियोजना है, ब्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी से निकाली गई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों राज्य से लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान को इससे मिल रहा है। जहां राजस्थान का मरुस्थलीय एरिया था वहां आज हरा भरा है, गेहूं की भारी पैदावार की जाती है, तो वो कारण है इंदिरा गांधी नहर। टिहरी बांध परियोजना है, वो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। पनामा परियोजना है, पनामा नदी है छोटी सी, गुजरात में, वहां पर ये परियोजना चलाई जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इसके अलावा और भी देश में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जितनी परियोजना हमने इसमें डाली हैं ये कहीं ना कहीं हमारे टेट 3 में आने की संभावना बन जाती है। चलिए, नदियों के किनारे बसे चर्चित नगर, आगरा यमुना नदी के किनारे पर बसा है। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर है। इलाहाबाद का नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है। दिल्ली यमुना, हरिद्वार गंगा, बद्रीनाथ अलकनंदा, कानपुर गंगा, सबसे ज़्यादा गंदा किया है कानपुर ने गंगा को, क्योंकि वहाँ पर चमड़े का काम होता है ज़्यादातर। अयोध्या सरयू नदी है। कोलकाता हुगली, लखनऊ गोमती, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती नदी है। मथुरा यमुना है। अहमदाबाद साबरमती के संत तू ने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी का आश्रम बना हुआ है साबरमती के किनारे पर अहमदाबाद में। नासिक गोदावरी, यहाँ कुंभ का मेला लगता है नासिक में, जैसे हमारे उज्जैन में लगता है वैसा ही कुंभ का मेला नासिक में लगता है गोदावरी नदी पर। ओरछा बेतवा नदी पर है। उज्जैन जहाँ कुंभ का मेला लगता है, महाकालेश्वर के लिए जाना जाता है, वहां की पवित्र नदी है क्षिप्रा। वाराणसी जिसे बनारस कहते हैं, गंगा नदी है। चलिए, भारत के विभिन्न स्थानों के चर्चित नाम। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। पंजाब 5 नदियों का दोआब क्षेत्र है पंजाब। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। मुंबई टापुओं पर ही बसी है पूरी महासागर में। बुनकरों का शहर है पानीपत। भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, जहाँ सूती कपड़ा ज़्यादा बनता है, इसीलिए बेसिकली मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ पर दुनिया के बेहतरीन सूती कपड़े बनते हैं, इसीलिए से दुनिया भर में मैनचेस्टर चर्चित है अपनी सूती कपड़ों के लिए। तो हमारे देश में सूती कपड़े का ज़्यादा उत्पादन अहमदाबाद में होता है, इसीलिए हम अहमदाबाद को अपने भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। आज नहीं, सदियों से भारत का मसाला ग्लेशियस है। पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मसाला भारत में मिलता है। और भारत में भी जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में भी जो केरल वाला रीजन है, मसालों का बगीचा है। गुलाबी नगर जयपुर, झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। अगर झीलों का नगर भारत का है तो वो श्रीनगर है, और मध्य प्रदेश का झीलों का शहर पूछा जाए तो भोपाल है, जहाँ भोजताल बड़ी झील बनी हुई है। फलोद्यानों का स्वर्ग है सिक्किम, जहाँ फल उत्पादन बहुत होता है। साल्ट सिटी वो है गुजरात में नमक बनता है हमारा। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं, सोयाबीन की अधिक पैदावार के लिए। खुशबुओं का शहर कन्नौज, फूलों की पैदावार है वहां पर। लीची, यहाँ पर खाने का लीची होता है ना, देहरादून को बोलते हैं लीची का नगर। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू एक ही है वहाँ पे। पूरे राजस्थान में एक ही पर्वत है ऊंचा जो घूमने लायक है, वो है माउंट आबू। स्वर्ण मंदिर का शहर है अमृतसर। पर्वतों की रानी है मसूरी।
मंदिरों और घाटों का नगर है वाराणसी। धान की डलिया या टोकरी किसे कहते हैं छत्तीसगढ़ को। मेघों का घर जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है मेघालय, जहां पर आप चेरापूंजी और मानसराम दोनों स्थान मिलेंगे आपको। मानसराम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा करने वाला क्षेत्र है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को। भारत की पवित्र नदी किसे कहते हैं गंगा को। बिहार का शोक किसे कहते हैं शोक नदी, कोशी नदी को सॉरी। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं दामोदर नदी को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं कानपुर को। वन नगर किसे कहते हैं देहरादून को। हमारा वन जो वन विभाग है उसका जो हेड ऑफिस है वो देहरादून में है। आज भारत की कहीं की भी रिपोर्ट आती है वनों से संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित, तो वो देहरादून से ही प्रकाशित होती है। सूर्य की नगरी किसे कहते हैं जोधपुर को। कोयला नगरी धनबाद झारखंड में है, जहाँ कोयले की खदान है उसको कहते हैं धनबाद को। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है, सॉरी जनसंख्या हमारे यहाँ है आदिवासियों की। मिजोरम में वहाँ की जनसंख्या में परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। भारत में जो आदिवासी हैं वो 8.6% के आसपास है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में कौन कौन सी आती है। भील आती है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, दोनों में अंतर है। इससे पहले ये सेम फैक्ट था मध्य प्रदेश के लिए और इंडिया के लिए कि मध्य प्रदेश और इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ थी, लेकिन अब ये फैक्ट बदल गया है। भारत के लिए तो एजिट बना हुआ है गौड़ ही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भील हो गया है। भील की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मध्य प्रदेश की जनजातियों में भील सबसे ज़्यादा है। फिर बंजारा है, गौड़ है, मुरिया है, अवजमानिया है, बेगा है, कोल है, मुंडा है, सहरिया है। इसमें कोई क्रम नहीं लिखा है, ऐसे नाम लिख दिए हैं। अब जैसे सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति अब इतनी ज़्यादा आगे आ गई है कि अब वो हमारे समाज में घुल मिल गई है। जैसे हमारे मुरैना है, श्योपुर है, भिंड है, यहाँ बहुत कम है एसटी पॉपुलेशन है, लेकिन है थोड़े बहुत, तो वो सहरिया है। सामुदायिक जीवन, निर्धनता और योजनाएं। सामुदायिक जीवन क्या है, निर्धनता क्या है, उनके लिए योजनाएं कौन कौन सी है, इस पर थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला है। जरूरी तो नहीं था पर डाला है। कभी कभार अपने नॉलेज के लिए हमें जानकारी होनी ही चाहिए। सर्वाधिक निर्धन बीपीएल बोलते हैं उसको, छत्तीसगढ़ और सबसे कम गोवा में है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से चल रहा है। प्राइमरी तथा 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2007 से 8वीं कक्षा में भी मिड डे मील को चला दिया गया है। मिड डे मील का मतलब मध्याह्न का भोजन, दोपहर का भोजन। यानी पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल को ड्रॉप आउट करते थे, जैसे सुबह तो बच्चे गए या स्कूल की प्रारंभिक टाइम में गए और फिर वो खाना भूख लगी तो घर चले आए, फिर घर से वापस ही नहीं गए। तो खाने की वजह से बच्चे क्या करते थे, स्कूल को ड्रॉप करते थे। तो सरकार को लगा कि अगर बच्चों को हम मिड डे मील दे देंगे तो बच्चे घर जाएंगे नहीं, पूरा टाइम स्कूल में रहेंगे खाना खाने के बाद भी, तो मिड डे मील दे दिया। तो ये योजना चल रही है, आज भी चल रही है, बहुत सारे राज्यों में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है। अन्नपूर्ण योजना 2 अक्टूबर 2000 को है। इसमें 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल वगैरह ऐसे गरीबों को दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है 2001 से, यानी सबको हमें शिक्षित करना है। और आपको याद होगा कि जो शिक्षा का अधिकार है उसे अब हमने फंडामेंटल राइट बना दिया है और संविधान के अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया है इसको, शिक्षा के अधिकार को। और उसमें लिखा गया है कि हर एक बच्चे का अधिकार है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। कौन सा बच्चा, 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा। 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको अनिवार्य रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट बन गया है और इसे हमने बनाया है 86वां संशोधन किया था हमने, 86 अमेंडमेंट किया था और सन 2002। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 से हमने इसे फंडामेंटल राइट बना दिया है। लेकिन ये 6 फंडामेंटल नहीं है, 7 नहीं हो जाएंगे, 6वें में किसी में इसको जोड़ दिया, 21 में जोड़ दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 से आया। बाद में इसका नाम एडिट किया गया 2009 में, महात्मा गांधी शब्द लगा दिया गया तो मनरेगा हो गया। पहले नरेगा था, अब मनरेगा हो गया है। ये जो स्कीम है ये भारत की बहुत बड़ी स्कीम है और ये स्कीम जो चलाई गई उसका कारण ये है कि गांव के लोग शहर की ओर माइग्रेट होते हैं काम की तलाश में और इससे गांव खाली होकर शहर पर दबाव पड़ रहा था।
दूसरी बात, शहर आने के बाद उसको रोजगार मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसीलिए सरकार ने ये स्कीम चलाई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे उनके समय इस विशाल स्कीम को लाए गए और इसमें हर एक व्यक्ति को, परिवार में हर एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 100 दिन की गारंटी सरकार दे रही है। यानी अब आपको अपना गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको 100 दिन यही काम देंगे, लगभग 3 महीने। और ये स्कीम बाद में 2009 में गांधी जी की जयंती पर ही इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसे महात्मा गांधी नाम जुड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी का सपना था कि गांव में हमारा देश बसा है और गांव में लोग रहें, गांव से माइग्रेट ना हो। और जब गांव में ही हमें कोई स्कूल मिल जाए, शिक्षा अच्छी मिल जाए, स्वास्थ्य अच्छा मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, तो हम क्यों शहर में जाएंगे, बढ़िया गांव में ही रहेंगे। गांव में ये सुविधाएं हैं नहीं, इसीलिए लोग माइग्रेट होते हैं। आमदनी का कोई स्रोत नहीं है गांव में, इसीलिए लोग शहर की तरफ चलते हैं। तो इसे रोकने की कवायद है। हालांकि कितना सफल है वो देखने वाला है, भविष्य बताएगा कितना सफल है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 में आया था, 2010 से लागू हो गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013, डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 28 अगस्त 2014 से ये शुरू हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से। मिशन इंद्रधनुष बच्चों को टीकाकरण है, ये बच्चों को 7 बीमारियों से बचाता है। 25 दिसंबर 2014 से ये लागू हुआ है। ये 8 डिसीज हो गई अब इसमें, पहले 7 थी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से, यानी योजना आयोग अब समाप्त हो गया है, उसके स्थान पर नीति आयोग लागू है। यानी वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं बंद है भारत में, योजना आयोग अब पूरी तरह समाप्त हो गया है, उसकी जगह एक नया कमीशन बना है जिसे हम नीति कमीशन कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 फरवरी 2015 से। प्रधानमंत्री स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015 से। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 से। यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए एक तो जननी एक्सप्रेस चलाई जा रही है, और जब वो बच्चे को जन्म देती है माँ, तो उसको एज ए उसकी सिक्योरिटी के तौर पर पैसा दिया जाता है, उसके खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसा कुछ है जननी सुरक्षा के लिए, यानी वो खाना पीना कर सकती है बाद में। डीडी किसान चैनल चलाया जा रहा है, जिससे किसान टीवी पे देखें और अपने खेती बाड़ी के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। अब कितने लोग डीडी किसान देखते हैं ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि किसान को लगता है कि उसे किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही ज्ञानी है। और मैं समझता हूँ कि अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। फिर भी वैज्ञानिकों के पास कुछ नई चीज़ें होती हैं, हम लोगों को डीडी किसान चैनल देखना चाहिए। भारत में एकीकृत कर प्रणाली जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स है, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो चुका है। और ये 2 रूप में लगता है, एक सीजीएसटी के रूप में लगता है, एक एसजीएसटी के रूप में लगता है। सीजीएसटी जो लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगता है, और एसजीएसटी जो लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगता है। नारा है एक देश एक कर, तो ये चला है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन से करता है? उत्तर प्रदेश करता है। विश्व नशा मुक्ति दिवस कौन सा है? 26 जून है। भारत तंबाकू उत्पादन विश्व में 3rd स्थान पर है, चीन फर्स्ट है। दाल के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है। दूध के उत्पादन में भारत प्रथम और अमेरिका दूसरा है। और दूध के उत्पादन में भारत प्रथम है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है दूध की वो कम है हमारे भारत में, अमेरिका में ज्यादा है। कारण है कि दूध का उत्पादन तो हमारे खूब होता है पर जनसंख्या ज्यादा है। अमेरिका में उतना उत्पादन नहीं होता पर जनसंख्या कम है, तो इसलिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता दूध की अमेरिका में ज्यादा है, भारत में कम है। दूध को बढ़ाना, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब थे। ऐसे नीली क्रांति चलाई गई। मछली उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र 1857 में दार्जिलिंग में शुरू हुआ था, यह ऐतिहासिक तथ्य है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र सरकार ने 1997 में यह घोषणा की है। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। यानी भारत में तिलहन उत्पादन, सरसों है, तिल है, मूंगफली है, तो मूंगफली की उसमें पार्टनरशिप ज्यादा है, यानी हमें ज्यादा तेल मूंगफली से प्राप्त होता है। तो ये कुछ तथ्यात्मक बातें थी जो मैंने आपके समक्ष रखी हैं। कुछ जनरल तथ्य थे, कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड तथ्य थे।
इन सब तथ्यों को हमें एक बार जरूर गौर से देखना है, पढ़ना है, और अपेक्षा है कि उसमें से परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद है अगला बिंदु है संविधान संबंधी कुछ तथ्य हमने इसमें डाल दिए हैं। अब संविधान संबंधी है, संविधान तो हमारा बहुत बड़ा है जिसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और इस संविधान को हमने बनाया था 26 जनवरी 1950 को, लागू कर दिया था, बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो लगभग 3 साल लगे हमें इसे बनाने में, लगभग कह रहा हूं मैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इस संविधान को बनाने के लिए हमने एक संविधान सभा बनाई थी। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले संविधान सभा बनाई थी। उसके लिए प्रांतों में चुनाव हुआ, ये सब कुछ हुआ, और उस संविधान सभा में 389 लोग बैठने थे। बाद में 73 लोगों ने उसमें बॉयकॉट कर दिया जो मुस्लिम लीग के थे। कुछ रियासतें उसमें से चली गई थी, तो लास्ट में 299 लोग उसमें रह गए थे। तो ये एक आंकड़ा है मेरे पास जो मैं आपको ऐसे जनरल बता रहा हूँ। और वो सब लोगों ने बैठकर संविधान बनाया। संविधान समितियां बनी थी जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति होती है जिसका नाम है प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर साहब बने थे, और भीमराव अम्बेडकर के साथ में 6 लोग और थे जो इसके सदस्य थे, जैसे खेतान साहब थे, कृष्णाचारी साहब थे। तो ऐसे उसमें 6 लोग और थे। ऐसे ही संघ समिति बनी जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे ही राज्यों के विषयों की या रियासतीय विषयों की सूची समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो ये सब चीजें हुई, समितियां बनी, बहुत सारी समितियां बनी, झंडा समिति बनी, वगैरह वगैरह। इन सब ने बैठकर संविधान बनाना शुरू किया। वो संविधान बनाते समय हमने क्या किया, दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे जो संविधान थे उनको हमने उठाया। उनमें जो हमारे भारत के लिए अच्छी चीजें थी वो हमने स्वीकार कर ली। जैसे ब्रिटिश संविधान, संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से ली। जो आज पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में चल रहा है, जिसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होता है, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है। कानून, विधि निर्माण, ये सब, एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश शासन से लिया है, ब्रिटिश के संविधान से लिया है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि मैं भारत में किसी भी राज्य में रहता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भारत का नागरिक कहलाऊंगा। इट मीन्स मैं भारत के किसी भी राज्य में जाकर रह सकता हूँ, जमीन खरीद सकता हूँ, स्थायी निवासी बन सकता हूँ, मेरी चॉइस है, कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक गहरी नागरिकता है। द्विसदनीय व्यवस्था हमारे यहाँ चली रही है, तो वो हम ब्रिटेन से ही लिया है हमने इसकी स्थिति। ओके, अमेरिका से हमने क्या लिया है, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान में 6 अभी है वर्तमान में, पहले 7 थे अब 6 हैं। ये मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करती है, छीनती है, और वो हमारी भलाई के लिए कानून नहीं है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसको हम न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारे देश में, ये भी हमने अमेरिका से ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता है, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता है, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। ये सब व्यवस्थाएं हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से। कनाडा से हमने क्या लिया है, संघीय व्यवस्था ली है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि हमारा देश जो है ना, वो अर्ध संघात्मक रूप में है एक्चुअली में, जिसमें केंद्र की शक्तियां अपनी हैं, राज्यों की शक्तियां अपनी हैं, और दोनों के लिए हमने सूची अलग अलग बना दी है। राज्य सूची के विषय राज्य सरकार चलाए, केंद्र सूची के विषय केंद्र सरकार चलाए, और एक दोनों के लिए बना दी है जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषय है जिसमें केंद्र भी शासन कर सकता है और राज्य भी शासन कर सकता है, लेकिन प्रभावी केंद्र सरकार होती है। चूंकि ये संघात्मक इसलिए है क्योंकि राज्य अपनी मर्जी से केंद्र से अलग नहीं हो सकते, संघ से अलग नहीं हो सकते, ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, जिसे हम डीपीएस कहते हैं, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और डीपीएस राज्य का कर्तव्य बताते हैं कि किसी भी राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो डीपीएस है ना। तो इसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया आपातकाल। आपातकाल आप लोग जानते हैं कि जो आपातकाल है वो
352 में, 356 में, 360 में दिया है आर्टिकल में। उसको हमने जर्मनी से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। समवर्ती सूची जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में बोल रहा था वो ली है, और व्यापार वाणिज्य का सिस्टम लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है, यानी पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये विधि भी हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखी है। फ्रांस गणराज्य व्यवस्था है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो गणराज्य प्रमुख है, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होता है बल्कि उसका चुनाव होता है। ये व्यवस्था हमने रूस से ली है। भारत सरकार अधिनियम 1935, सबसे ज्यादा हमने अगर कोई चीज ली है तो इस भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली है, जो अंग्रेजों ने भारत को चलाने के लिए बनाया था। लगभग 250 के आसपास 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद हमने सिर्फ इसी से लिए हैं। याद रखने के लिए एक कविता इसमें लिखी है कि हमने कहाँ से क्या लिया है। इस कविता को आप पढ़ लेना। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखी, संशोधन की प्रवृत्ति अफ्रीका में देखी। इसको आप पढ़ लेना, पूरा कविता है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इसको पढ़ लेना। ये कॉपीराइट है दमज्ञानम का, और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी नोट्स में आपको ये कविता मिलेगी, जिससे आपको याद कर सकते हैं कि कौन सा तथ्य हमने कहाँ से लिया है, अपने संविधान में शामिल किया है। आगे संविधान सभा द्वारा गठित समितियां हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा था। प्रमुख समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी संविधान की ड्राफ्टिंग करना सबसे बड़ा काम होता है, और वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बनी थी। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति, विषय संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अध्यक्ष थे वो संविधान सभा के। रियासती वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसकी एक समिति बनी थी, उसमें श्यामाचरण मुखर्जी को भी शामिल किया गया था। झंडा समिति है जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति है वो एस.सी. मुखर्जी है। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में ये समय लगा था, बता दिया मैंने। इसमें क्या क्या कंडीशन है, अब बढ़ गई है। संशोधन हो के आर्टिकल बढ़ गए, 461 हो गए हैं, भाग भी 24-25 हो गए हैं। तो ये 12 सूचियां, पहले 8 ही थी, अब 12 हो गई हैं। सब कुछ चेंज हुआ है। क्या क्या दिया है वो यहाँ पर संक्षिप्त में दिया है। जैसे संविधान के भाग 1 में क्या दिए हैं, 4 आर्टिकल है, उसका टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप भाग 1 में चले जाइए, उसमें पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। आज मैं 20 जनवरी में खड़ा हूँ आपके सामने, 20 जनवरी 2021 में खड़ा हूँ, और अभी मैं खड़े होकर यहाँ कह रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि अभी भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पक्का है, और इन सब की व्यवस्था हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में है, और भाग 1 है। भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भारत का नागरिक कौन बन सकता है, कौन है, कौन नहीं है, ये सब व्यवस्थाएं हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये 12 से लेकर 35 तक है। अभी नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व है, ये भाग 4 में है, 36 से 51 तक है। ये कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, ये केवल मार्गदर्शन करते हैं राज्यों का कि आप ऐसी विधि बनाओ जिससे लोगों का कल्याण हो। वो नहीं मानेंगे तो कोर्ट में जाने का कोई अधिकार आपको नहीं है। मूल कर्तव्य इसमें बाद में हमने जोड़ दिए गए हैं, भाग 4 क करके अनुच्छेद 51 क ऐसे करके जोड़ दिया है। भाग 9 में पंचायतें हैं, हमारी नगर पालिकाएं भी भाग 9 में क करके जोड़ दिया है। अब इसमें भाग पंचायत कैसी है, त्रिस्तरीय है। जैसे सबसे बड़ी पंचायत है वो जिला पंचायत है, फिर उसके बीच में जनपद पंचायत है, और फिर उसके नीचे ग्राम पंचायत है। ऐसे ही नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है। 3 स्तरीय व्यवस्था हमने की है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों का और नगरीय निकायों का गठन किया गया है। पंचायतों का गठन करने का आशय ये है कि हम भारत में स्वराज लाना चाहते हैं। हम भारत में स्वशासन लाना चाहते हैं, गांव के लोग शासन करें। और इनमें तीनों में चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं में भी चुनाव होते हैं। हमारा जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें ग्राम का जो मुखिया होता है, सरपंच, उसका चुनाव डायरेक्ट होता है। पंचों का डायरेक्ट चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट चुनती है। लेकिन उप सरपंच होता है उसका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उसका चुनाव पंच करते हैं। और नगर पालिका में देखें तो नगर निगम में कहीं पे महापौर का चुनाव डायरेक्ट होता है, कहीं पर नहीं होता। नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव कहीं डायरेक्ट होता है, कहीं पर नहीं होता। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। चलिए, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अभी वर्तमान में हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और इसमें
संख्या 6 है। पहले इसकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने संपत्ति के मौलिक अधिकार को 42वें संविधान संशोधन 1976 से हटा दिया है और उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 300 क में उसको जोड़ा गया है। अब हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इतना आप पढ़िए, सुनिए, समझिए और कल इससे आगे की चर्चा हम बढ़ाएंगे।